नमस्कार, बायजूस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 11 फरवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से है। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण शब्द की, जो हाल के समय में साइबर सुरक्षा के एक खतरे के रूप में नज़र आने लगा है। हम इसमें बात करेंगे डिस इन्फॉर्मेशन की, और डिस इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से साइबर सुरक्षा में खतरे को बढ़ा रहा है, इसको हम विभिन्न तथ्यों के माध्यम से जानेंगे। इसके तहत सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिस इन्फॉर्मेशन और इसी से संबंधित एक शब्द है जिसे हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। यह दोनों होते क्या हैं? मिस इन्फॉर्मेशन मुख्य रूप से एक ऐसी गलत सूचना को दर्शाता है जो फैलाई जाती है, प्रसारित की जाती है। हालांकि यह जो गलत सूचना होती है, यह जब फैलती है अथवा फैलाई जाती है तो इसके पीछे का उद्देश्य किसी व्यक्ति को गुमराह करना हो, किसी व्यक्ति को गलत चीज़ बताना हो, यह आवश्यक नहीं होता है। कई बार जो व्यक्ति होते हैं वह चाहे अनचाहे ही इस प्रकार की गलत सूचनाओं को फैलाने लगते हैं, जिसमें उनका आवश्यक रूप से इरादा नहीं भी हो सकता है और वो वास्तव में इसको हो सकता है कि फैलाना ना चाहते हों। इसके तहत यदि हम एक ऐसी जानकारी फैला रहे हैं जो गलत है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं जानते कि वह गलत है और ऐसी गलत जानकारी को फैलाने के संदर्भ में आपका इरादा नहीं है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है और आपको यह मैसेज आया कि वह आपको 8 बजे पार्टी आपकी प्रारंभ होगी। आपने उस मैसेज को थोड़ा गलत पढ़ लिया और आपको लगा कि पार्टी 9 बजे है। यदि कोई मित्र आपसे पूछे कि वह पार्टी कितने बजे है और आपने कहा कि पार्टी तो 9 बजे है, बाद में पता चले कि पार्टी तो 8 बजे थी, तो यह उदाहरण कहा जाएगा मिस इन्फॉर्मेशन का। यानी आपका इरादा नहीं था गलत जानकारी फैलाने का, लेकिन आपको खुद इसके संदर्भ में पूरी जानकारी नहीं थी। इसी के समान एक दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन जानकारी के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था जानबूझकर कोई भ्रामक या पक्षपाती जानकारी को प्रसारित करता है, और इसमें किसी घटना या तथ्य में जानबूझकर हेरफेर किया जाता है और इसके माध्यम से एक प्रकार के प्रोपोगेंडा या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। हाल के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया क्षेत्र में विविध प्रकार की जो गलत सूचनाएं हैं, विविध प्रकार की जो अफवाहें हैं फैलाई जा रही हैं, वह कई बार जानबूझकर फैलाई गई सूचनाएं लगती हैं, जो इस रूप में डिस इन्फॉर्मेशन का उदाहरण है। मुख्य रूप से यदि हम साइबर सुरक्षा की बात करें तो साइबर सुरक्षा के तहत हम अपने कंप्यूटर सिस्टमों को, हम अपने नेटवर्क को और अपने डिजिटल जीवन की बाधाओं को बचाने के संदर्भ में प्रयास करते हैं कि हमारा डिजिटल जीवन किसी भी प्रकार से बाधा से युक्त ना हो। इसके तहत विविध प्रकार के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी जो राज्य है और राज्य से अलग लोग, वह यदि किसी प्रकार के आक्रमण को करना चाहते हैं तो उससे हम अपने आईटी सिस्टम को या फिर कंप्यूटर सिस्टम को बचाने का प्रयास करते हैं। इसमें विविध प्रकार के जो आप उदाहरण देखते होंगे, जिसमें मालवेयर का हमला, वायरस का अटैक,
ट्रोजन अटैक आदि के माध्यम से जो साइबर हमले को अंजाम दिया जाता है, इन्हीं सभी से हम साइबर सिक्योरिटी के तहत रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में जिस प्रकार से साइबर हमले काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं, उसी के समान ही जो डिसइंफॉर्मेशन का खतरा है वह भी वर्तमान में साइबर सिक्योरिटी के तहत एक महत्वपूर्ण भाग हो गया है, जिसके तहत मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है, किसी चीज को समझने की, किसी के प्रति निर्णय लेने की क्षमता होती है, और उसका जो ज्ञान होता है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। और ऐसा किया जाता है जानबूझकर बहुत सारे राज्यकर्ताओं, गैर राज्यकर्ताओं द्वारा, विविध प्रकार की विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा, हिंसक अतिवादियों द्वारा और आर्थिक हितों की पृष्ठभूमि में अपने आर्थिक हितों को सिद्ध किए जाने के दृष्टिकोण से, अपने स्वार्थ की पूर्ति किए जाने के दृष्टिकोण से भी कई बार इस प्रकार की डिसइंफॉर्मेशन और गलत सूचनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। और यह देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से साइबर जगत में इस प्रकार की गलत सूचनाएं बढ़ रही हैं, वह न केवल सामाजिक विभेद, द्वेष, विभाजनों को बढ़ा रहा है, अपितु इसके माध्यम से समाज में ध्रुवीकरण भी बढ़ता हम देख रहे हैं। कई बार यह चुनावों को भी प्रभावित करता हुआ दिखता है। मुख्य रूप से वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर हमले होते हैं और जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, उसमें कई प्रकार समानता देखने को मिलती है। मुख्य रूप से जिस तरीके की इसमें रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से साइबर अटैक के तहत कोई व्यक्ति जब हमला करना चाहता है तो वह, आप कह सकते हैं, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को लक्षित करेगा। लेकिन डिसइंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसके माध्यम से जो व्यक्ति होते हैं उनको लक्षित किया जाता है और उनका जो ज्ञान है, उनमें जो विद्यमान संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैं, उनको प्रभावित करके लाभ उठाया जाता है। मुख्य रूप से इसमें देखा जाता है कि सूचनाओं को अपने हिसाब से गलत तरीके से हेरफेर करके प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए डीप फेक जैसी तकनीकों का भी सहारा लिया जाता है, और इससे जो निहित स्वार्थ पूरे किए जा रहे हैं उसको दूर किए जाने के संदर्भ में राज्यों द्वारा कार्य करना ही चाहिए। मुख्य रूप से यह वर्तमान में हमें दिखता है दुष्प्रचार के रूप में, प्रोपोगेंडा के रूप में, और जिस प्रकार से साइबर अटैक में हैकिंग होती है, उसी प्रकार की हैकिंग डिसइंफॉर्मेशन के संदर्भ में संज्ञानात्मक हैकिंग के रूप में दिखाई देने लगी है, जिसमें व्यक्ति जो सोचते हैं उनकी क्षमता को प्रभावित करके हितों की पूर्ति की जाती है और अपने अनुसार कार्य करवाने के लिए और समाजों में तनावों को बढ़ाने के लिए डिसइंफॉर्मेशन की भूमिका देखी जा रही है। हाल के वर्षों में इसके तहत हम बहुत सारे उदाहरणों को देख सकते हैं, जैसे कि जनवरी 6 को जो अमेरिका में कैपिटल हिल में जो हमला किया गया, जिस प्रकार से यह माना गया कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हैं वह गलत आधार पर हुए हैं, उनमें भ्रष्टाचार हुए हैं, और यह जो सोच थी वो डिसइंफॉर्मेशन के तहत ही फैलाई जा रही थी। इसके अलावा दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों आदि में भी इस तरीके की डिसइंफॉर्मेशन फैलती हुई नजर आती है, जिसमें मुख्य रूप से समाज में न केवल घृणा को फैलाने का प्रयास किया जाता है, वहीं साथ ही साथ इसमें व्यक्ति की सोच को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके तहत हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जो भेदभाव, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसको देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड आदि में 5G टावर्स को कोरोना वायरस फैलने का दोषी मानकर जो उन्हें जलाए जाने के उदाहरण देखे गए। साथ ही साथ
कोविड-19 के प्रति गलत सूचनाओं को बढ़ावा देकर लोगों को मास्क पहनने से दूर रखने, लोगों को वैक्सीन के प्रति संशय में रखने और इसके माध्यम से कोरोना वायरस के खतरों को और भी बढ़ाने के संदर्भ में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। मुख्य रूप से वर्तमान में जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको बढ़ाने के संदर्भ में सोशल मीडिया के और अलग अलग प्रकार के चैनल्स का योगदान देखा जाता है, जिसके तहत इस प्रकार से गलत सूचनाओं की बाढ़ देखी जाती है, गलत सूचनाओं की आप कह सकते हैं बमबारी देखी जाती है, जो अंततः सत्य को ही दबा देता है। मुख्य रूप से इसके तहत व्यक्तियों की भावनाओं से खेला जाता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें इस बात को इंगित किया गया है कि जिस तरीके से साइबर सुरक्षा हमारे लिए खतरा है, उसी प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन भी हमारे लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि ये जिस तेजी से गलत सूचनाओं को बढ़ाता है वह अंततः सत्य को ही दबा देता है। यही कारण है कि डिसइंफॉर्मेशन को रोके जाने के संदर्भ में हमें साइबर हमले के समान ही इसके संदर्भ में रणनीति को बनाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जिस प्रकार से साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जो हमने इन दशकों में अनुभव प्राप्त किया है, उसी अनुभव का प्रयोग हमें डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए भी करना होगा। जिस प्रकार से आईटी और इंटरनेट सिस्टम्स में विविध प्रकार के सिद्धांत, नीति, सुरक्षा फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस और मानकों आदि का निर्माण किया गया है और उसके तहत खतरे का गंभीर विश्लेषण, खतरे की मॉडलिंग, रेड टीम, ब्लू टीम रणनीति अपनाई जाती है, उसी प्रकार की रणनीति को डिसइंफॉर्मेशन के संदर्भ में अपनाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जो रेड टीम, ब्लू टीम रणनीति होती है, उसके तहत जो खुद व्यक्ति या संस्थाएं हैं वो खुद से ही खतरे का आकलन करते हैं और इसको उत्पन्न करके उसका सामना करते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से आपने सुना होगा एथिकल हैकिंग इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध व्यक्ति और संस्थाएं मिलकर सूचना और विश्लेषण केंद्रों के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और एनालिसिस सेंटर्स कार्य करते हैं, उसी प्रकार से जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में रणनीतियों को जिस तरीके से आपस में शेयर किया जाता है, उसी प्रकार से डिस इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में भी हमें इस तरीके की सूचनाओं को शेयर करना होगा और इनसे निपटने के लिए हमें रणनीति को बनाना होगा। मुख्य रूप से जिस प्रकार से हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, वह शिक्षा डिस इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में भी लागू की जानी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए, साइबर जगत को आतंकवाद से बचाने के लिए जिस तरीके से हमने क्राइस्ट चर्च कॉल, पेरिस कॉल को अपनाया, उसी तरीके से डिस इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में भी हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी। हमें इस बात को समझना होगा कि डिस इन्फॉर्मेशन का जो खतरा है वह न केवल सत्य को दबाने की क्षमता रखता है, साथ ही साथ यह सरकार, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती सामने लाता है, जिसके लिए हमें इन खतरे का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए साथ मिलकर कार्य करना होगा। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इसके संदर्भ में समझनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए आर्टिकल की, जो संबंधित है जीएस पेपर 2 हेल्थ से। मुख्य रूप से कोरोना वायरस के चीन से फैलने के संदर्भ में WHO की टीम द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसके संदर्भ में ये आर्टिकल है। अध्ययन के अनुसार जो WHO ने चीन के शहर वुहान में जाकर अध्ययन किया, उसके हिसाब से जो कोरोना वायरस के लैब से निर्मित करके दुनिया भर में फैलाने के संदर्भ में जो षड्यंत्र संबंधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह जो फैलाई जा रही थी, अब उसको पूरी तरीके से WHO ने नकार दिया है। वैज्ञानिकों का इसके संदर्भ में कहना है कि जो दुनिया भर में वायरस के विविध प्रकार के स्ट्रेन्स और संस्करण प्राप्त हुए हैं और उनका जो
जीनोम अध्ययन किया गया, उनके जो आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन किया गया, उनके संदर्भ में जो जानकारी उपलब्ध है वो इस बात को बताती है कि निश्चित रूप से जो कोरोना वायरस का उद्भव हुआ है वह प्राकृतिक रूप में ही हुआ है। इसको मानव द्वारा किसी भी प्रकार से लैब आदि में संश्लेषित नहीं किया गया है। मुख्य रूप से यह बात तो स्थापित है कि चमगादड़ या बैट्स जो हैं वो इसके प्राकृतिक कोष या रिजर्वायर के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि WHO की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सीधे मानवों में जो इसका संक्रमण हुआ वह सीधे चमगादड़ों से नहीं हुआ है। इसमें अवश्य रूप से किसी न किसी मध्यवर्ती जीव या फिर इंटरमीडियरी होस्ट की भूमिका है, परंतु यह मध्यवर्ती जीव कौन है इसके संदर्भ में अभी भी सुनिश्चितता नहीं हो पाई है। साथ ही साथ जो प्रारंभिक डाटा प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में भी ये देखा गया कि जो वायरस का प्रसार है वो चीन के शहर वुहान में जब इसका मानव से मानव संक्रमण हुआ था तो इससे पहले से ही यह वायरस वहां से प्रसारित हो रहा था। हालांकि दिसंबर 2019 के बाद ही यह व्यापक रूप से प्रसारित हुआ है, मानव से मानव इसका प्रसार देखा गया है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इसके संदर्भ में बता रहे हैं कि फ्रोजन फूड यानी जमे हुए फूड के माध्यम से भी हो सकता है इसका संक्रमण बढ़ा हो। हालांकि इसके संदर्भ में अभी भी वैज्ञानिक एक मत नहीं है और इस पे विवाद है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में WHO ने जिस प्रकार से वुहान का दौरा किया है वो इस बात को स्थापित करता है कि इस वायरस का उद्गम किस प्रकार से हुआ है उसका पता लगाए जाने के संदर्भ में अभी भी काफ़ी लंबी यात्रा की जानी बाकी है। मुख्य रूप से हाल के समय में जिस तरीके से चीन की भूमिका रही वह भी काफ़ी संदिग्ध रही, जिसकी कई स्वतंत्र विश्लेषकों ने आलोचना भी की है। इससे पहले सन 2000 के काल में जब सार्स वायरस का प्रकोप देखा गया था तो उसके संदर्भ में भी चीन की भूमिका काफ़ी संदिग्ध पाई गई थी। मुख्य रूप से चीन ने वायरस के फैलने के संदर्भ में जो सूचना समय पे दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी। जब वायरस काफ़ी लंबे अरसे तक फैल गया, जब मानव से मानव प्रसार देखा जाने लगा, उसके बाद जो है चीन द्वारा दुनिया को बताया गया और इसी के चलते चीन पर आरोप लगाया जाता है कि उसने दुनिया भर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस का उपयोग किया है। यह है जो बातें हैं वह निश्चित रूप से चिंता का कारक है और आने वाले समय में हमें कोरोना वायरस के समान ही दूसरे वायरसों का प्रकोप ना झेलना पड़े, इसके संदर्भ में व्यापक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बनाने की आवश्यकता है। अब ये देखे जाने वाली बात होगी कि भविष्य में इसके संदर्भ में किस प्रकार की सूचना आती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए आर्टिकल की, जो संबंधित है महिला संबंधी मुद्दों से और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 में समाज, भारतीय समाज से भी इसका संबंध है। मुख्य रूप से ये संबंधित है अर्जेंटीना की संसद द्वारा 14 हफ्ते तक गर्भपात को वैधानिक बनाने के संदर्भ में लाए जाने वाले कानून से। भारत भी बजट सत्र में इसके संदर्भ में एक संशोधन विधेयक को लाने जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार अर्जेंटीना का जो कानून है उसके विपरीत भारतीय जो विधेयक है वह ऐतिहासिक नहीं है। भारत द्वारा इसके संदर्भ में 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया था, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है MTP एक्ट। यह जो 1971 का कानून है इसमें संशोधन के लिए 2020 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल लाया जाना है। हालांकि आलोचकों का मत है कि महिलाओं को उनके स्वयं के शरीर के संदर्भ में जो व्यापक स्वायत्तता दिए जाने का विषय है उसको इस बिल के माध्यम से नहीं दिया गया है और इसी के चलते इसकी आलोचना की जा रही है। मुख्य रूप से जो 1971 का कानून बनाया गया था वह भारत में असुरक्षित गर्भपातों से होने वाली जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको रोके जाने के संदर्भ में पारित किया गया था। इसके तहत एक महिला को अनचाहा गर्भपात कराने के संदर्भ में 20 हफ्तों तक अनुमति दी गई।
हालांकि 12 सप्ताह के पश्चात गर्भपात कराने के लिए दूसरे डॉक्टर की सहमति को भी आवश्यक बनाया गया है। इसके तहत गर्भपात को तभी सहमति दी जाती है जब महिला के भौतिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा विद्यमान हो अथवा महिला में होने वाला गर्भ किसी भी प्रकार के सेक्स अपराध का परिणाम हो, जैसे कि वह महिला बलात्कार की शिकार हुई हो अथवा वह महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और उनसे किसी प्रकार का संभोग किया गया हो। मुख्य रूप से यह जो कानून है उसके संदर्भ में आलोचना ये कही जाती है कि महिलाओं को जो उनके शरीर पर अधिकार दिए जाने का बात कही जा रही है उसके स्थान पर यह कानून राज्य द्वारा महिलाओं के शरीर को नियंत्रित किए जाने का उदाहरण है। इसके तहत महिलाओं को उनकी खुद की इच्छा के आधार पर गर्भपात किए जाने के अधिकार को नहीं दिया गया है। मुख्य रूप से 20 हफ्ते पूरे हो जाने के पश्चात जो गर्भपात ना कराए जाने संबंधी अनुमति दी जाती नहीं है वह आलोचकों द्वारा विवाद का विषय बनता रहा है। इसके संदर्भ में कई बार मामला न्यायालय भी जा चुका है और उनके द्वारा भी कई बार राज्य के पक्ष में निर्णय दिया जाता है। इसके संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि जब न्यायालयों से महिलाओं को गर्भपात के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि निर्णय नहीं आता, उनके पक्ष में जो है निर्णय नहीं आता, तो इसके चलते महिलाएं गर्भपात के असुरक्षित तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जो भारत में मातृत्व मृत्यु दर के तीसरे सबसे बड़े कारक के रूप में महत्वपूर्ण है। और इसके संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि जो किया जाने वाला संशोधन है वह भी भारत में महिलाओं पर जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है उसको ही मजबूत करता है, जिसके तहत महिला अपने खुद के गर्भपात के लिए किसी तीसरे पक्ष से अनुमति लेने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके तहत जो 2020 का विधेयक है उसकी कई आधारों पर आलोचना की जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में इसमें जो गर्भपात संबंधी मामले हैं उनकी जांच किए जाने के संदर्भ में मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। हालांकि कई बार मेडिकल बोर्ड पर यह आरोप लगाया जाता है कि मेडिकल बोर्ड के सदस्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अपने स्वयं के विश्वास पर कार्य करते नजर आते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है जिसमें मेडिकल बोर्ड में उपस्थित एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के मामले में गर्भपात की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनको ये कहा गया कि यह जो बच्ची है वह किसी भी प्रकार के मानसिक रोग का सामना नहीं कर रही है। यानी जो रेप सर्वाइवर हैं उनको भी गर्भपात के संदर्भ में अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है, जिसकी आलोचना की जा रही है। वर्तमान में जो विधेयक है उसके माध्यम से अगर गर्भ में कोई असामान्यता एबनॉर्मेलिटी विकसित होती है तब गर्भपात की अनुमति दी जाती है। हालांकि इसमें आलोचकों का कहना है कि इसमें और भी अन्य कारक हो सकते हैं जिसे ध्यान में नहीं रखा गया है, जैसे कि खुद का महिला का व्यक्तिगत चयन का अधिकार, महिला की परिस्थिति में होने वाले त्वरित बदलाव जैसे कि तलाक अथवा पति की मृत्यु अथवा घरेलू हिंसा भी कारक इसमें होना चाहिए, जिसकी अनुमति नहीं दी गई है। पूरे विधेयक में केवल महिला शब्द का ही प्रयोग किया गया है, जिससे ट्रांसजेंडर या फिर इंटरसेक्स आदि समुदाय के सुरक्षित गर्भपात के अधिकार का हनन होता है। विशेषज्ञों का इसके संदर्भ में लगातार वाद विवाद बना रहा है कि किस प्रकार से किसी महिला को सुरक्षित गर्भपात के संदर्भ में जो अधिकार दिया जाता है वह न केवल उनके स्वयं के शरीर पर अधिकार का प्रतीक है, अपितु वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से भी संबंधित है। अतः इसके संदर्भ में अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि राज्य का इसके संदर्भ में लगातार तर्क रहा है कि जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जब भी हम जो है एबॉर्शन की बात करते हैं, गर्भपात की बात करते हैं, तो इसके संदर्भ में हमें मेडिकल स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि एक निश्चित समय गुजर जाने के पश्चात गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है वह स्वयं भी एक जीवित वस्तु के रूप में, एक जीवित व्यक्ति के रूप में विद्यमान होता है और उनके खुद के भी अधिकार होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना
होगा। यानी जो आपका गर्भ है वह भी कुछ अधिकारों को लेकर आएगा, महिला के खुद के अधिकार हैं, तो दोनों के मध्य किस प्रकार से संतुलन बनाया जाए और इसके संदर्भ में जो लगातार विवाद उभर रहे हैं उनका निवारण करने के लिए हमें एक मध्य मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। तो इस पूरे विवाद को हमें इसको समझने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक और आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संदर्भित है प्रवर्तन निदेशालय या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म न्यूज़ क्लिक पर की जाने वाली एक रेड की कार्यवाही से। मुख्य रूप से यह जो कार्यवाही की गई है वह धन शोधन भ्रष्टाचार के आरोप पर की गई है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच की जा रही है। न्यूज़ क्लिक जो संस्था है उस पर 30 करोड़ के धन शोधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। हालांकि विशेषज्ञ इसके संदर्भ में ये कह रहे हैं कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर सरकार के द्वारा कार्यवाही किए जाने का एक उदाहरण है, क्योंकि जो न्यूज़ क्लिक संस्था है उसके द्वारा किसान आंदोलनों की काफ़ी मुखर रूप से जो है समर्थन किया गया है और साथ ही साथ न्यूज़ क्लिक संस्था द्वारा पिछले वर्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी काफ़ी मुखर रूप से उसका समर्थन किया गया था। हाल के वर्षों में इसी प्रकार के उदाहरण अन्य भी देखे गए हैं, जिसके चलते आलोचक लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारें विभिन्न सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करती रहती है। इसमें सीबीआई, ईडी, एनआईए आदि के दुरुपयोग का उदाहरण दिया जाता रहा है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में आज एक खबर और आई है, जिसमें संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में जो यूएपीए है, जिसे हम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसके दुरुपयोग का भी सरकारों पर आरोप लगाया गया है। और आंकड़ों के अनुसार जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है, इसके तहत जो मामले दर्ज किए जाते हैं उसमें से केवल 2.2% जो आरोप हैं वही साबित हो पाते हैं। और इसके संदर्भ में जो अंतिम रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए, जो दोष सिद्धि की जानी चाहिए, वो इसमें काफ़ी कम है। अधिकांश मामलों में इसमें देखा जाता है आरोप लगा दिए जाते हैं लेकिन दोष सिद्धि नहीं हो पाती। अब एक प्रशासक के दृष्टिकोण से हमें ये समझे जाने की आवश्यकता है कि भारत जैसे उदारवादी राष्ट्रों में नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा किए जाने के संदर्भ में इस तरीके के आरोपों को सरकारों द्वारा नियमित आधार पर निवारित करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से सरकारें ऐसा प्रयास करें कि न केवल संस्थाएं स्वतंत्र रूप से विकसित हों, साथ ही साथ संस्थानों की स्वायत्तता भी बनी रह सके, इसको सुनिश्चित करना होगा। और इसमें केवल सरकारों की ही भूमिका नहीं होती है, इसमें समय समय पर नागरिकों और सिविल समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह भारत में केवल धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने वाला संस्थान है। प्रत्यक्ष रूप से कर्मियों की भर्ती के अलावा निदेशालय विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है। तो प्रवर्तन निदेशालय, जिसे शॉर्ट में ईडी कहते हैं, इसके संदर्भ में जो हमारा पहला जो कथन है वह तो गलत है, हालांकि दूसरा जो कथन है वह सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। अगर हम बात करें प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसे शॉर्ट में ईडी कहा जाता है, तो वह एक बहु अनुशासनिक संगठन है जो 2 विशेष राजकोषीय कानूनों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसे शॉर्ट में फेमा कहते हैं, और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करता है।
अगर बात करें हम फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की, तो ये एक नागरिक कानून है जिसका उद्देश्य है कि भारत में एक सीमा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा कोई ना रखे, इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन ना देखा जाए, विनिमय नियंत्रण कानून के जो संदिग्ध उल्लंघन आदि होते हैं उनकी जांच की जा सके और दोषी लोगों पर दंड भी लगाया जा सके। अगर हम बात करें दूसरे कानून की, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, वो एक आपराधिक कानून है जिसके तहत अधिकारियों को मनी लॉन्डर्स यानी जो गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाते हैं और उसको वह आप कह सकते हैं कि वैध रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके तहत मनी लॉन्डर्स को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के अलावा अपराध के कृत्यों से प्राप्त जो संपत्ति है उसका पता लगाने के लिए पूछताछ आदि करने का भी अधिकार है। और इसके संदर्भ में किस संस्था की भूमिका है, तो ईडी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यूएपीए 1967 में पारित किया गया था। यूएपीए के तहत केवल भारतीय नागरिक को चार्ज किया जा सकता है यानी आरोपी बनाया जा सकता है। यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 90 दिनों में चार्जशीट दायर कर सकती है। ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, एक, दो और तीन कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूएपीए के संदर्भ में पहला तो कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यूएपीए के तहत भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों पे आरोप लगाए जा सकते हैं और इसके तहत 180 दिनों में चार्जशीट दायर कर सकती है। तो उत्तर है ए, केवल एक। आज जो है पेज नंबर 10 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसे शॉर्ट में यूएपीए कहा जाता है, यह 1967 में पारित किया गया कानून है। इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों या फिर एसोसिएशन संघों की प्रभावी रोकथाम करना है। गैर कानूनी गतिविधि भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या एसोसिएशन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है। यह जो अधिनियम है वह केंद्र सरकार को निरपेक्ष शक्ति प्रदान करता है, जिसके द्वारा यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है, जिसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास दंड के रूप में विद्यमान है। इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को आरोपी बनाया जा सकता है और यह अपराधियों पर उसी तरीके से लागू होगा भले ही अपराध विदेशी भूमि पर भारत के बाहर किए गए हों। इसके तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दायर कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। 2004 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके तहत आतंकी गतिविधियों के लिए संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपराधों की सूची में आतंकी कार्यवाही को भी जोड़ा गया, जिसके तहत 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा है। 2004 तक गैरकानूनी गतिविधियों को भारत क्षेत्र के अलगाव और कब्जे से संबंधित कार्यों के लिए संदर्भित किया गया था। वर्तमान में इसमें आतंकी कार्यवाही भी शामिल कर दी गई है, जिससे जो इसका स्कोप है वो काफ़ी व्यापक हो गया है। हालांकि हाल के वर्षों में जो आंकड़े बताते हैं वो ये कहते हैं कि 2016 से 2019 की अवधि में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जो कुल 5,922 मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें केवल 132 यानी 2.2% मामले ही आरोपियों पर आरोप सिद्ध करने वाले हुए हैं, जो काफ़ी आलोचना का केंद्र है। यानी आपने आरोप लगा दिया लेकिन आप दोष सिद्धि नहीं कर पाए हैं, जिसकी काफ़ी आलोचना की जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? कीनिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड्स की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह भारत में आयोजित किया गया।
दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन CDRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह भारत द्वारा प्रारंभ की गई पहल है। इसको ब्रिक्स के मंच से लॉन्च किया गया। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में जो पहला कथन है वह तो सही है, हालांकि दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के क्लाइमेट एक्शन समिट में सितंबर 2019 में मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, यानी भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक ऐसा मंच है जहां ज्ञान का सृजन होता है और आपदा के बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर आदान प्रदान होता है। यह देशों को उनके जोखिम संदर्भ और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में उनकी क्षमताओं और प्रथाओं को उन्नत करने के लिए सहायता करने के लिए एक तंत्र बनाने की बात करता है। यानी जो देश हैं वो एक ऐसी अवसंरचना का निर्माण कर सकें जो किसी भी प्रकार का आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहे, और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की बात की गई है इसके माध्यम से। आज पेज नंबर 10 में इसके संबंध में खबर आई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा टेरी संस्था, जिसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, के द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि भारत द्वारा हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से कार्य किए गए हैं। इसके तहत न केवल हमने तकनीक पर बल दिया है, साथ ही साथ मानव संसाधन विकास को भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं। और हाल में ही जिस प्रकार से उत्तराखंड के चमोली में फ्लैश बाढ़ आई है, उसकी पृष्ठभूमि में आपदा प्रबंधन काफी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। भारत इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास कर रहा है, जिसके तहत भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और आप कह सकते हैं पहल की है, जिसमें मुख्य रूप से मानव केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर कार्य किया जा रहा है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो बौद्ध, जब हम आर्किटेक्चर या वास्तुकला की बात करते हैं तो इसमें चैत्य और विहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो विहार होता है वह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, जबकि चैत्य जो है उनके मंदिर या पूजा स्थल कहलाते हैं। तो उत्तर है जो हमारा बी। इसको आप देख सकते हैं, यह जो है एक महत्वपूर्ण रूप से उदाहरण है चैत्य का, जो अजंता में विद्यमान है। तो अजंता के चैत्य का यह एक उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर यह जो है आप देख सकते हैं उदाहरण विहार का, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, और इसके माध्यम से मुख्य रूप से हमें अजंता, एलोरा आदि स्थानों पर चैत्य और विहार दोनों प्राप्त होते हैं। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसइंफॉर्मेशन हाल के समय में एक ऐसा बढ़ता हुआ साइबर सुरक्षा खतरा है जिससे समाज को बचाने की आवश्यकता है, ताकि इससे होने वाले व्यवधानों और हिंसा का समय रहते ही निवारण किया जा सके। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, हाल के समय में सुरक्षित गर्भपात के अधिकार पर जारी वाद विवाद की पृष्ठभूमि में भारत द्वारा प्रस्तावित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के प्रमुख प्रावधानों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर आप इन दोनों प्रश्नों को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस के आज के इस अंक के माध्यम से हमने द हिंदू में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा की। यदि आपको हमारी पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।